जी अस्सलाम वालेकुम। पीएमएस मिनिस्ट्रियल का ऐसे जो है वो 24 अगस्त को इंग्लिश ऐसे का और उर्दू ऐसे का पेपर होने जा रहा है। इस हवाले से मैंने आज एक टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों को आउटलाइन बनाना सिखाऊंगा। वो सिर्फ आउटलाइन ही नहीं बल्कि एक पूरा रोड कंप्लीट एक रोड मैप होगा कि आपने एक ऐसे को कैसे लेके चलना है, आउटलाइन से लेकर इंट्रोडक्शन से लेकर उसकी कंक्लूजन तक। लेट मी शेयर स्क्रीन। ये हमारा छठा लेक्चर है ऐसे के हवाले से, इंग्लिश ऐसे के हवाले से, पीएमएस के हवाले से स्पेशली। हमारा आज का टॉपिक है क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। कुछ दिन पहले तहसीलदार के हवाले से एक पेपर हुआ। तहसीलदार का जो टेस्ट था उसमें इंग्लिश ऐसे का पेपर हुआ, उसमें भी ये टॉपिक आया हुआ था। आजकल ये एक बर्निंग इशू है पाकिस्तान का, एक हॉट टॉपिक है और ये पेपर में अमूमन उठा लिया जाता है। अगर पीएमएस मिनिस्ट्रियल पेपर के अंदर ये ऐसे आ जाता है और आपको कहा जाता है कि आप ये अटेम्प्ट करें या आप ये चूज कर लेते हैं, तो इसकी आप आउटलाइन कैसे बनाएंगे और आउटलाइन के बाद आप इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखें, अगर आपने एक कंप्रीहेंसिव किस्म की आउटलाइन बना ली तो इसका मतलब ये है कि आपका आधा काम हो चुका है, क्योंकि आप इसी रोड मैप और इन्हीं स्टेप को, सिस्टमेटिक अप्रोच को लेके आगे आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे। आउटलाइन से ना आप दाएं हटेंगे ना बाएं हटेंगे, और बल्कि पूरे आउटलाइन को फॉलो करते हुए आप जो रिक्वायर्ड स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड होगा उसमें अपनी ऐसे अपने कंप्लीट कर लेंगे। हम देखेंगे अगर ये टॉपिक आता है क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, तो एंड चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, अगर इसका ये पूछा जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये चैलेंजेस भी हमने बताने हैं और वे फॉरवर्ड यानी सोल्यूशन भी देने हैं। अब ये देखिए इस टॉपिक को कि इसके अंदर पाकिस्तान का वर्ड है, तो ये पाकिस्तान स्पेसिफिक ऐसे है। इसमें आपने डेवलप्ड कंट्रीज की आप बातें कर सकते हैं कंपैरिजन में, लेकिन ये बेसिकली एक पाकिस्तान सेंट्रिक, पाकिस्तान स्पेसिफिक टॉपिक है। तो आपका ये ऐसे पूरा पाकिस्तान के आसपास घूमेगा। हम इसका देखते हैं कि इसकी आउटलाइन कैसे ड्रा करेंगे। आउटलाइन हम ड्रा करेंगे तो आउटलाइन का पहला पॉइंट होता है इंट्रोडक्शन। आप अगर इसका आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे, अच्छा, आउटलाइन जब आप ड्रा करते हैं तो उसको इंतहाई कंप्रीहेंसिव अंदाज में लिखा जाता है और उसके अंदर डिटेल नहीं लिखी जाती सिवाय सब आउटलाइन की, क्योंकि सब आउटलाइन जो होती हैं वो सेंटेंसेस की शक्ल में होती हैं। लेकिन इस लेक्चर के दौरान में मैंने कुछ ना कुछ चीजें लिखी हुई हैं। वो इसलिए लिखी हुई हैं ताकि आपको पता चले कि आपने इस ऐसे के अंदर जब आप ऐसे लिख रहे होंगे तो आपने क्या लिखना है। जब आप इंट्रोडक्शन की पहली हेडिंग देंगे तो आप में जेहन में रखना है कि जब इंट्रोडक्शन आप ऐसे में लिख रहे होंगे तो आपने इसमें जिक्र करना है कि क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान के अंदर एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इसके अंदर आप एक थीसिस स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ होगा, और उसके अंदर आप लिख सकते हैं कि पाकिस्तान faces multi-dimensional challenges due to climate change, but through comprehensive strategies and sustainable policies, the crisis can be transformed into an opportunity for resilience and growth. अब ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इसको हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। थीसिस स्टेटमेंट अगर आप इंट्रोडक्शन में लिख देते हैं आउटलाइन के अंदर, तो इसको देखने के बाद आपके एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपने इस पूरे ऐसे के अंदर आपने क्या क्या किन चीजों के ऊपर फोकस किया है। यानी आपने बताया कि पाकिस्तान को मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस का सामना है, और अगर कुछ कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजीज और सस्टेनेबल पॉलिसीज को फॉलो कर लिया जाए, इंप्लीमेंट कर लिया जाए, तो इस चैलेंज को, ये जो हमारा क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है पाकिस्तान के अंदर, इसको हम एक अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप मैंने थीसिस स्टेटमेंट लिख दी, अगर ये आप पेपर में लिख देते हैं तो इट वुड क्रिएट अ वेरी गुड इंप्रेशन। सेकेंड हेडिंग हमारी होगी इंट्रोडक्शन के बाद, Pakistan's vulnerability to climate change due to its geography and weak adaptability। आप इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि स्टेटस ऑफ पाकिस्तान विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। स्टेटस ऑफ पाकिस्तान विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज ये भी लिख सकते हैं। मैंने इसको लिख दिया पाकिस्तान वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के हवाले से वल्नरेबल है, क्यों? क्योंकि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है और इसकी अडेप्टेबिलिटी यानी कि ये अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहा दुनिया में, जो वर्ल्ड जो क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं। अब अगर ये आप दूसरी हेडिंग देंगे, इसके नीचे आपने लिखना कुछ नहीं है आउटलाइन में, लेकिन जब आप ऐसे लिख रहे होंगे तो आप इसके अंदर आप लिखेंगे कि पाकिस्तान की जो डिपेंडेंस है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है। पाकिस्तान की जो और क्लाइमेट चेंज से एग्रीकल्चर हमारी डिसरप्ट हो रही है। इस तरह पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल फीचर्स, जिनके पाकिस्तान एक ऐसे एरिया में है कि इस यहाँ पे फ्लड्स बहुत ज्यादा आते हैं, पाकिस्तान में अर्थक्वेक्स बहुत ज्यादा आती हैं,
आप 2005 के फ्लड्स का जिक्र कर सकते हैं, 2005 के अर्थक्वेक का, सॉरी, और 2010 के फ्लड्स का जिक्र कर सकते हैं कि जहाँ पे आए हैं। और पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेज बहुत कम है कि हम इस क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकें। आप ये भी लिख सकते हैं, दूसरा जो पैराग्राफ होगा जिसके अंदर आप लिखेंगे कि पाकिस्तान बड़ा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, कि पाकिस्तान का दुनिया में जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पब्लिश हुआ है उसके अंदर पाकिस्तान उन टॉप 10 कंट्रीज के अंदर रैंक कर रहा है, जो कि क्या है, बेसिकली वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से। इसके बाद दूसरी हेडिंग के बाद आपकी तीसरी हेडिंग क्या होगी क्लाइमेट, अपना आउटलाइन के अंदर तीसरी हेडिंग होगी हमारी चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान। जी मैं आउटलाइन की बात बता रहा हूँ आपको, चैलेंजेस का जिक्र हम करेंगे क्योंकि हमारा जो ऐसे का टॉपिक है वो भी किसके हवाले से है, चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड के हवाले से। तो चैलेंजेस और सोल्यूशन हमें लाजमी देने हैं, ये ऐसे की जान या क्रक्स या एसेंस होगा। अब हम चैलेंजेस कौन कौन से लिखते हैं देखते हैं हम। चैलेंजेस मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं कि अगर ये ऐसे आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मेन हेडिंग चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, कॉलन देंगे। कॉलन इसलिए दिया जाता है कि इसके नीचे आपने कुछ सब आउटलाइन दी होंगी। अब ये बात याद रखिए कि जब आपकी आउटलाइन के अंदर ये जो मेन पॉइंट्स होंगे, चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान या सॉल्यूशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, वो फ्रेज की शक्ल में होंगे, लेकिन इसके नीचे जो सब पॉइंट्स होंगे वो पूरे पूरे सेंटेंस लिखने हैं आपने। देखिए मैं पहला चैलेंज लिखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज को क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंज है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज इज कॉजिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे, ये एक पूरा सेंटेंस लिखेंगे आप। इसके नीचे आपने कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ ये एक सेंटेंस लिखेंगे। हाँ, इसके नीचे आप ये लिख सकते हैं, अब ये जो सेंटेंस होगा क्लाइमेट चेंज इज कॉजिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड नेचुरल डिजास्टर, अगर आप ये ऐसे के अंदर इसके ऊपर पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो आप लिखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, ड्रॉट्स यानी खुश्क सालियां और इस तरह कहत आ रहे हैं, फेमाइंस आ रहे हैं, हीट वेव्स आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। इसके अंदर एक केस इन पॉइंट भी दे सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 2022 के अंदर फ्लड्स आए हैं जिसके अंदर जिससे 33 मिलियन लोग अफेक्ट हुए हैं और $30 बिलियन का नुकसान हुआ है। ये क्लाइमेट चेंज का एक प्रॉब्लम हो गया, यानी कि एक चैलेंज हो गया, जो कि हमने क्या लिखा कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज से क्या आ रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और नेचुरल डिजास्टर्स जो है वो सामने आ रहे हैं। और इसकी आप इसको सब्सटेंशिएट करेंगे जब आप पैराग्राफ लिखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर 2022 के फ्लड्स का हवाला दे देंगे। दूसरा चैलेंज आप क्या लिखेंगे कि क्लाइमेट चेंज हैज इंटेंसिफाइड वाटर स्कॉर्सिटी एंड थ्रेटन्ड फूड सिक्योरिटी, कि क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है, जो वाटर स्कार्सिटी यानी कि वाटर की कमी हुई है, शॉर्टेज हुई है, और इससे फूड सिक्योरिटी को बड़ा खतरा लाक हो गया है। ये भी आप फुल स्टॉप लगा के ये भी एक पूरा सेंटेंस होगा 3.2, ये दूसरा चैलेंज आपने लिख दिया। अब जब ये इसके ऊपर आप पैराग्राफ लिख रहे होंगे, याद रखिए कि जो सब आउटलाइंस होती हैं सब आउटलाइन अगर आपने चैलेंजेस के नीचे 3 लिखी हैं तो इसका मतलब है कि आप 3 चैलेंजेस के ऊपर पैराग्राफ लिखेंगे। अब अगर क्लाइमेट चेंज का जो सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे जिसमें आप वाटर स्कॉर्सिटी और फूड सिक्योरिटी का जिक्र करेंगे, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो रेनफॉल के पैटर्न्स हैं वो बड़े बेतरतीब हैं, उससे एग्रीकल्चर डिसरप्ट हो रही है, और पाकिस्तान की जो स्टेपल क्रॉप्स हैं जैसे वीट है, राइस है, कॉटन है, वो बड़ी डिस्टर्ब हो रही है। इसके अंदर आप वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला दे सकते हैं सब्सटेंशिएट करने के लिए अपने पॉइंट को, कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट 2025 में आई है, उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो स्कार्सिटी थ्रेश होल्ड है वो कितना गिर गया है। अब देखें कि पाकिस्तान के अंदर पानी की जो अवेलेबिलिटी है 500 क्यूबिक मीटर से भी कम हो गई है, ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक। अब इसी तरह तीसरा एक चैलेंज आप लिख सकते हैं जो कि आउटलाइन के अंदर आप अवेलेबल होगा, और वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे कौन सा आप लिख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज अग्रावेटिंग हेल्थ क्राइसिस एंड ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट, इससे जो हेल्थ लोगों की है उस हेल्थ क्राइसिस जन्म ले रहा है क्लाइमेट चेंज से, और लोगों की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जैसे रिफ्यूजीज बन जाते हैं लोग, डिस्प्लेस कर जाते हैं, कहीं अर्थक्वेक आता है या फ्लड्स आते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं, अगर ये इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि राइज ऑफ क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजीजेस, जैसे मेल न्यूट्रिशन हो रही है, मलेरिया हो रहा है, कोलरा हो रहा है, इस तरह बहुत सारी डिजीजेस फैल जाती हैं जब फ्लड्स आते हैं। तो इसी तरह जब कहीं फ्लड्स आते हैं जैसे केपीके में आते हैं, या पंजाब में पाकिस्तान के अंदर 2010 के फ्लड्स हैं, या अभी रिसेंटली 2022 में आए हैं, तो उस एरिया के लोग वहां से डिस्प्लेस कर जाते हैं, वहां से उठ के मुहाजिरीन बन के दूसरे इलाकों में चले जाते हैं एक ही मुल्क के अंदर, उसको हम कहते हैं इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जन्म लेती है।
इसके इसमें इस पैराग्राफ को आप सब्सटेंशिएट करने के लिए एक रिपोर्ट का हवाला दे सकते हैं कि यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 8 मिलियन लोग जो हैं 2022 के फ्लड से पाकिस्तान में वो अपने घरों को छोड़ के दूसरी जगह पे आबाद होने पे मजबूर हो गए। इसी तरह आप चौथा प्रॉब्लम ये लिख सकते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चौथा चैलेंज आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज इज स्ट्रेनिंग पाकिस्तान इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो सुपड़ रही है या अफेक्ट हो रही है, और पाकिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो रहा है, या आप कह सकते हैं डिस्टर्ब हो रहा है। अब इसके ऊपर जब पैराग्राफ आप लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि पाकिस्तान में जब फ्लड्स आते हैं, एग्रीकल्चर अपना अर्थक्वेक्स आते हैं, फेमाइन्स आते हैं, खुश्क सालियां आती हैं, तो एग्रीकल्चर को लॉस होता है जिससे पाकिस्तान का जीडीपी कम होता है। पाकिस्तान के अंदर जो रोड्स हैं, जो पुल हैं, जो डैम्स हैं, जो पावर सेक्टर है, पाकिस्तान की जो बिजली का निजाम है, पावर सेक्टर, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। और पाकिस्तान के अंदर जो बर्डन है क्लाइमेट अडेप्टेशन का, वो पहले ही हमारी जो इकोनॉमी है वो कमजोर है, उसके ऊपर एक मजीद बर्डन पड़ जाता है कि हमने अपने आप को अपने सिस्टम्स को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना होता है इन फ्लड्स के मुताबिक, इन फेमाइंस के मुताबिक, इन अर्थक्वेक के पेश नजर। इसमें आप एक एशियन डेवलप बैंक की आप जब पैराग्राफ लिख रहे होंगे इसके ऊपर, तो आप एक रिपोर्ट का हवाला दे सकते हैं। और वो रिपोर्ट क्या है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान को $3.8 बिलियन का एनुअल यानी कि सालाना इकोनॉमिक लॉस हुआ। किस वजह से? क्लाइमेट डिजास्टर से होता है पाकिस्तान को। ठीक है। तो यानी कि इस अपने पॉइंट को इस पैराग्राफ के अंदर आप जब आप लिखेंगे कि क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान की इकोनॉमी की बड़ी अफेक्ट हो रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा तबाह हो रहा है, तो उसके अंदर आप अपनी बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट का हवाला भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप एक पांचवा आखिरी प्रॉब्लम ये भी लिख सकते हैं, चैलेंज, कि पाकिस्तान के अंदर आप लिख सकते हैं कि वीक गवर्नेंस जो है और लैक ऑफ पॉलिसी इन्फोर्समेंट, ये इससे क्या हो रहा है? आर वर्सनिंग द क्राइसिस। पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नेंस का निजाम है वो बड़ा कमजोर है, और पॉलिसीज जो है उनकी इन्फोर्समेंट या उनका नफाज या इतलाक या इम्प्लीमेंटेशन वो बहुत होती नहीं है या बहुत ही कमजोर होती है, जिससे ये क्राइसिस मजीद जो है वो एग्रेवेट हो रहा है, यानी कि मजीद आप कह सकते हैं बढ़ रहा है। अब जब ये पैराग्राफ लिख रहे होंगे इसका इस टॉपिक के ऊपर, जब इस चैलेंज को आप ऐसे के अंदर इसके ऊपर पैराग्राफ लिख रहे होंगे, तो इसके अंदर आप हवाला दे सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंटेशन जो है नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है। पाकिस्तान के अंदर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स हैं, केपीके की, पंजाब की, सिंध की और बलूचिस्तान की, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान में कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी है। और पाकिस्तान के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो इंतहाई नाकिस है या बहुत कम है। और इसके अंदर आप एक रिपोर्ट का हवाला दे सकते हैं, सॉरी केस इन पॉइंट दे सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 4% रिन्यूएबल एनर्जी शेयर होता है, नेशनल जो ग्रिड होता है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी सेक्टर है उसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी ओनली 4% है। बाकी 96% जो है वो क्या है? वो इसके अपोजिट है, नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है। तो यानी कि पाकिस्तान के अंदर आप कह सकते हैं कि पॉलिसी इन्फोर्समेंट और गवर्नेंस बहुत कमजोर है, जिससे हम इस क्राइसिस को टाइमली जो है वो टैकल नहीं कर रहे। अब ये चार पांच जब चैलेंजेस लिख चुके होंगे, तो फिर आप किस तरफ बढ़ेंगे? फिर आप बढ़ेंगे वे फॉरवर्ड की तरफ। और वे फॉरवर्ड या चैलेंजेस जो है उसमें आप क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं। अब हम जब वे फॉरवर्ड की हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे एक मेन आउटलाइन के अंदर, जब एक पॉइंट हमारा चौथा पॉइंट होगा वो होगा वे फॉरवर्ड टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस इन पाकिस्तान, या सोल्यूशन टू क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस इन पाकिस्तान, ये भी लिख सकते हैं। अगर टॉपिक के अंदर सोल्यूशन का वर्ड है तो आप सोल्यूशन का वर्ड यहां लिखें, वरना आप वे फॉरवर्ड टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस इन पाकिस्तान दे सकते हैं। इसके अंदर आप पहला सोल्यूशन या पहला जो वे फॉरवर्ड क्या है वो हम लिख के देखेंगे कि जी क्या हो सकता है। मैंने एक पॉइंट लिखा है आपके यहाँ पे आपके सामने कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान कैन मिटिगेट क्लाइमेट चेंज थ्रू सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, कि सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन से पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के ऊपर काबू पा सकता है। अब सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन क्या होती है, इसके ऊपर जब पैराग्राफ आप लिख रहे होंगे इस सोल्यूशन के ऊपर, पहले सोल्यूशन के पॉइंट के ऊपर, तो आप लिखेंगे कि पाकिस्तान को आप शिफ्ट कर देना चाहिए सोलर और विंड और हाइड्रो पावर एनर्जी की तरफ, और पाकिस्तान को फेज आउट कर देनी चाहिए डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स। यानी कि अब हमें फॉसिल फ्यूल जो हम बाहर से मंगवा के फिर उनके ऊपर डिपेंडेंस करते हैं, अब इसको खत्म कर देना चाहिए। बल्कि अब पाकिस्तान को रिन्यूएबल जो एनर्जी है
जिनके सोलर है, विंड है और हाइड्रो पावर, जो जो बार बार हम बनाते रहते हैं और बहुत सस्ती भी है, उसकी तरफ पाकिस्तान को जाना चाहिए। इसके अंदर आप एक केस इन पॉइंट दे सकते हैं अपनी बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए कि कायद आजम सोलर पार्क और इसके अलावा झीम पीर वर्ल्ड कॉरिडोर जो है, ये हम पाकिस्तान के अंदर जो है ये इन 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 यूज हैं, इन ट्रेंडिंग में है। इससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान का जो पावर एनर्जी स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली उसको हम सस्टेनेबल बना रहे हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हम दे सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जब काबू पा सकते हैं, इसके ऊपर मैनेज कर सकते हैं, कि पाकिस्तान मस्ट स्ट्रेंथन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट। कि पाकिस्तान को अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना चाहिए और वाटर मैनेजमेंट करनी चाहिए पाकिस्तान को। अब जब ये पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो आप इसके अंदर हवाला दे सकते हैं कि पाकिस्तान को क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप्स जो है उनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, इरिगेशन के मॉडर्न मीन्स होने चाहिए, पाकिस्तान को छोटे छोटे डैम्स बनाने चाहिए, और पाकिस्तान का जो रेन वाटर सिस्टम होता है कि जब बारिशें आती हैं तो उनको कंट्रोल करके हम, ताकि हम हार्वेस्टिंग सीजन के अंदर इस्तेमाल कर सकें। और अगर इस बात को जब सब्सटेंशिएट कर रहे होंगे पैराग्राफ में, तो आप हवाला दे सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ड्रिप इरिगेशन आजकल पंजाब के अंदर चल रही है, पाकिस्तान के इस सूबे के अंदर, और सिंध के अंदर थर जो वाटर के प्रोजेक्ट है, उससे भी हम क्या कर रहे हैं, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को और वाटर मैनेजमेंट सेक्टर को इंप्रूव कर रहे हैं। इस तरह एक और पॉइंट आप दे सकते हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, इसको कंट्रोल करने के लिए या मैनेज करने के लिए, कि पाकिस्तान शुड इन्वेस्ट इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड कम्युनिटी रेजिलियंस। कि पाकिस्तान को डिजास्टर्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, और जो पूरी कम्युनिटी है, सिविल सोसाइटी है, सारे स्टेक होल्डर जो हैं, उनको इतना मजबूत बनाना चाहिए कि वो तैयार रहें। अब जब इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो आप इसमें हवाला दे सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या होना चाहिए, ऐसा सिस्टम मुतारफ किया जाना चाहिए कि जब कोई डिजास्टर आ रहे हो तो अर्ली वार्निंग सिस्टम गवर्नमेंट गवर्नमेंट पंजाब, चाहे सूबाई हुकूमतें हों चाहे फेडरल गवर्नमेंट्स हों, वो अर्ली वार्निंग सिस्टम मुतारफ करवाएं, लोगों को आगाह करे वो खतरात से। क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जो क्लाइमेट चेंज से उसको नुकसान कम से कम पहुंचे, और लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करें। सारे काम गवर्नमेंट के नहीं होते, लोगों को साथ इन्वॉल्व करें ताकि हम अडेप्टेशन कर सके। और जब इसके ऊपर पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो आप एक इस बात को सब्सटेंशिएट कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसका रिस्पॉन्स फ्लड्स के हवाले से कैसा रहा है। काफी बेहतर रिस्पांस आता है, जिनके लोगों को एवेकुएट करने में, वहां से निकाल के दूसरी जगह पे पहुंचाने में, और उनको फूड्स देने में, और उनको उनकी रिहेबिलिटेशन में। इसके अलावा एक आप और पॉइंट दे सकते हैं कि पाकिस्तान क्या कर सकता है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, कि पाकिस्तान रिक्वायर्स इंटरनेशनल सपोर्ट थ्रू क्लाइमेट फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। पाकिस्तान को चाहिए कि वो इंटरनेशनल सपोर्ट भी हासिल करे, ताकि क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सपोर्ट मिले, फाइनेंस मिले, और टेक्नोलॉजी ऐसी मिले ताकि हम जो क्लाइमेट चेंज से जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको हम टैकल कर सकें। इसके अंदर जब आप पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो आप इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर अपनी बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए या वजाहत करने के लिए आप लिख सकते हैं कि जो डेवलप कंट्रीज हैं दुनिया की, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ क्लाइमेट जस्टिस, क्योंकि वो वहां पे फैक्ट्रियां ज्यादा हैं, वो ज्यादा क्लाइमेट, जैसे ब्रेन अपना ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंज जितनी भी आ रही है, जैसे फ्लड्स आ रहे हैं, अपना क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, या इसके अलावा अर्थक्वेक आ रहे हैं, या इसके अलावा ड्रॉट्स आ रहे हैं, फेमाइंस आ रहे हैं, तो डेवलप्ड कंट्रीज का ज्यादा शेयर है इन प्रॉब्लम्स पैदा करने में, लिहाजा उनके ऊपर जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है। और एक ऐसा दुनिया के अंदर एक क्लाइमेट ग्रीन क्लाइमेट फंड कायम करना चाहिए, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज, अमेरिका, यूके, अब अपना इसके अलावा बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनको उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि जब भी कभी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी कोई प्रॉब्लम आए तो उस फंड से पैसे इस्तेमाल करके उस कंट्री की अफेक्टीज को जो इसमें है उनको रिलीफ पैदा पैदा मुहैया की जा सके। इस बात को जब सब्सटेंशिएट कर रहे होंगे तो आप एक रिपोर्ट का हवाला दे सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो जिनीवा कॉन्फ्रेंस 2023 हुई है, उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स के जो अफेक्टीज हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए $10 बिलियन दिए गए। ठीक है, पोस्ट फ्लड रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के लिए। यानी कि ये देखें, इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू पाकिस्तान को फ्लड्स के बाद के लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए $10 बिलियन की इमदाद का दिया जाना, इस बात की तर्जमानी करता है कि डेवलप कंट्रीज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अंडर डेवलप कंट्रीज के अंदर जब फ्लड्स या कोई क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस आए तो उसको उसको टैकल करने के लिए, उसके बाद लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए डेवलप कंट्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो अंडर डेवलप कंट्रीज के ऊपर के लोगों के ऊपर खर्च करें। क्यों? क्योंकि इन क्लाइमेट चेंज की जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स हैं, इनके अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूशन या शेयर या जो आप कह सकते हैं कि जिम्मेदारी आयद होती है, वो डेवलप कंट्रीज के ऊपर होती है। वहाँ कारखाने ज्यादा हैं, वहाँ
वहाँ ऐसे कुछ इकदाम हो रहे हैं जिससे डिफोरेस्टेशन हो रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिससे फ्लड्स आ रहे हैं, जिससे नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, आप कह सकते हैं। और आखिरी पॉइंट आप दे सकते हैं सोल्यूशन का, कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। A comprehensive roadmap is essential for Pakistan's climate resilience, कि पाकिस्तान को अपने इस मुल्क को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने के लिए, क्लाइमेट रेजिलिएंट या क्लाइमेट रेजिलियंस एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर आपका मुल्क एक ऐसी सिचुएशन में होता है, आपके मुल्क की इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी सिचुएशन में होता है कि जितना भी क्लाइमेट चेंज आ जाए आपका नुकसान कम से कम होता है, यानी कि आपकी प्रिपेयर्डनेस ज्यादा होती है। तो हमें एक कंप्रिहेंसिव रोड मैप की जरूरत है। जब इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिख रहे होंगे इस सोल्यूशन के ऊपर, इस वे फॉरवर्ड के ऊपर, तो आप उसमें हवाला दे सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट चेंज की जो पॉलिसीज हैं उनको इंटीग्रेट कर देना चाहिए नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग में, यानी कि हमारे जो नेशनल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, जो जो प्रायोरिटीज होती हैं, उनके अंदर क्लाइमेट चेंज को भी शामिल करना चाहिए। इसको क्लाइमेट चेंज के इशू को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने इदारों को और गवर्नेंस, इदारों से क्या मुराद है, यही जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और इस तरह के जो रिहेबिलिटेशन में लोगों की मदद करते हैं, उन तमाम इदारों को मजबूत करना चाहिए और हमारे पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस का निज़ाम मजबूत कर देना चाहिए। और हम अपनी यूथ को और सिविल सोसाइटी की जो एनजीओज हैं और बाकी जो जितने भी इदारे हैं उनको हम मोबिलाइज करें कि वो भी पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज के हवाले से अवेयरनेस पैदा करने में, जैसे चाहे एजुकेशन का सेक्टर भी क्यों नहीं है, और पाकिस्तान के लोगों को अपने आप को अडेप्ट करने के लिए, अपने इदारों को, अपने घरों को, अपने मुल्क को, अपने सूबों को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अडेप्ट करें वो, ताकि क्लाइमेट चेंज का इशू जब भी आए तो हम प्रिपेयर्ड हों और उसको अपने आप को और अपने सिस्टम को और अपनी इकोनॉमी को अडेप्ट कर सकें। अब इन 5 तरीकों से हम क्लाइमेट चेंज के इस कोई भी इशू आया, कोई नेचुरल हैजर्ड्स आए, उनको हम टैकल कर सकते हैं। और एंड पे जब हम देंगे कि आखिरी हमारा जो होगा क्लाइमेट चेंज अपना आउटलाइन जो होगा इस टॉपिक के ऊपर, क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन का जो टॉपिक है, इसके ऊपर जो हमारा आखिरी जो आउटलाइन के अंदर पॉइंट होगा वो होगा कंक्लूजन का। अब सिर्फ आपने आउटलाइन के अंदर सिर्फ कंक्लूजन का वर्ड लिखना होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ चीजें नीचे लिख दी हैं कि जब आप कंक्लूजन का पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो आप लिखेंगे उसके अंदर कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान मस्ट कन्वर्ट क्लाइमेट चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। पाकिस्तान को अपनी सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए चाहिए कि वो क्लाइमेट के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको कन्वर्ट करे, ट्रांसफॉर्म करे अपॉर्चुनिटीज के अंदर। अब उसके लिए हमें क्या, किस चीज की जरूरत है, हमें क्लाइमेट एक्शन को अर्जेंटली, क्लाइमेट एक्शन के हवाले से हमें अर्जेंट क्लाइमेट एक्शंस लेने चाहिए। हमारी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की भी, सोसाइटी की भी, तमाम लोगों की, तमाम इदारों की, और इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी, यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, और पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है, पाकिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबकी ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को क्लाइमेट चेंज के हवाले से प्रिपेयर्ड रखें। और आखिर पे हम इस किसी भी ऐसे कोई की जब एंडिंग करते हैं और किसी भी कंक्लूजन की जब एंडिंग करते हैं तो वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए, यानी आपको रजायत पसंद नजर आना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल नजर आना चाहिए। आप लिख सकते हैं एंडिंग ऐसी इस टॉपिक की, इस ऐसे की ऐसे कर सकते हैं कि विद टाइमली मेजर्स पाकिस्तान कैन एमर्ज एज क्लाइमेट रेजिलिएंट नेशन, या कंट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, कि अगर हम कोई टाइमली मेजर्स लें तो पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट कंट्री के तौर पे उभर सकता है। अब अगर हम इसको देखें दोबारा कि हमारा ये जो टॉपिक है जिसके ऊपर हमने एक कंप्लीट आउटलाइन तैयार की है, सबसे पहली हेडिंग हमारी इंट्रोडक्शन की होगी। उसके बाद हमारी दूसरी जो हेडिंग है उसके हम उसके हवाले से हम लिखेंगे कि पाकिस्तान जो है, दूसरी हेडिंग में हम लिखेंगे आउटलाइन में कि पाकिस्तान, क्योंकि टॉपिक के अंदर है क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, तो हम पाकिस्तान के हवाले से एक पैराग्राफ लिखेंगे कि पाकिस्तान वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज ड्यू टू इट्स ज्योग्राफी एंड वीक अडेप्टेबिलिटी। और तीसरी हेडिंग के अंदर हम जब चैलेंजेस की बात कर रहे होंगे तो चैलेंजेस हम कौन से लिखेंगे, ये भी हम दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। जब चैलेंजेस का की तीसरी हेडिंग देंगे तो उसके अंदर हम challenges ऑफ क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान लिख के पहला हम लिखेंगे कि क्लाइमेट चेंज इज कॉजिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स। दूसरी हेडिंग हम देंगे क्लाइमेट चेंज हैज इंटेंसिफाइड वाटर स्कॉर्सिटी एंड थ्रेटन्ड फ्लड, आप कह सकते हैं थ्रेटन्ड फूड सिक्योरिटी। पाकिस्तान के अंदर जो है क्लाइमेट चेंज से फूड सिक्योरिटी का इशू बना है और वाटर स्कॉर्सिटी का इशू बना है। ठीक है, इसके बाद तीसरा हमने जो पॉइंट देना है, क्लाइमेट चेंज से हेल्थ का इशू
और ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट हो रही है। चौथा हम इसका चैलेंज बताएंगे कि क्लाइमेट चेंज से क्या हो रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजीद डिस्टर्ब हो रहा है। पांचवा पॉइंट हम देंगे कि वीक गवर्नेंस ऑलरेडी है और पाकिस्तान के अंदर पॉलिसीज जो है उनकी इन्फोर्समेंट इंप्लीमेंटेशन बहुत कम है, बहुत कमजोर होती है, जिससे जिस क्राइसिस जो है मजीद एग्रेवेट या बढ़ रहा है। हमने चैलेंजेस बता देने हैं क्लाइमेट चेंज के। और जब हम बात करेंगे सोल्यूशन के हवाले से या वे फॉरवर्ड के हवाले से, तो हम क्या बात करेंगे कि वे फॉरवर्ड में हम बताएंगे, वे फॉरवर्ड की जो मेन हेडिंग होगी वो होगी वे फॉरवर्ड टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस इन पाकिस्तान। उसमें पहला सोल्यूशन हम बताएंगे कि पाकिस्तान कैन मिटिगेट क्लाइमेट चेंज थ्रू सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, कि हमें पाकिस्तान को चाहिए कि वो सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन लाए ताकि क्लाइमेट चेंज के इशू को कम से कम किया जा सके। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं सोल्यूशन कि पाकिस्तान मस्ट स्ट्रेंथन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट। पाकिस्तान को चाहिए कि वाटर मैनेजमेंट के सिस्टम को और अपना एग्रीकल्चर के सिस्टम को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाए। और तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि पाकिस्तान शुड इन्वेस्ट इन द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड कम्युनिटी रेजिलियंस, कि डिजास्टर के हवाले से अपने आप अपने सिस्टम को और अपने इदारों को प्रिपेयर्ड रखे और अपनी कम्युनिटी को इतना रेजिलिएंट बनाए कि वो तैयार रहें हर वक्त इस क्लाइमेट चैलेंजेस का सामना करने के लिए। चौथा पॉइंट हम दे सकते हैं कि पाकिस्तान रिक्वायर्स इंटरनेशनल सपोर्ट थ्रू क्लाइमेट फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो इंटरनेशनल सपोर्ट भी हासिल करे और टेक्नोलॉजी भी वहां से एडवांस टेक्नोलॉजी ले, ताकि क्लाइमेट चेंज से जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है उसको रीबिल्ड करने के लिए या रिहेबिलिटेट करने के लिए हम कुछ ना कुछ इकदाम कर सकें। और आखिरी पॉइंट कि पाकिस्तान को एक कम्प्रिहेंसिव रोड मैप की जरूरत है पाकिस्तान की क्लाइमेट सिस्टम को, पाकिस्तान को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने के लिए। जब हम इसका कंक्लूजन कर रहे होंगे इस ऐसे का, तो हम कंक्लूजन के अंदर अब लिखेंगे कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को चाहिए कि वो क्लाइमेट चैलेंजेस को कन्वर्ट करे अपॉर्चुनिटीज में। कैसे करेगा? अर्जेंट क्लाइमेट एक्शंस लेके क्लाइमेट जस्टिस के असूलों पे अमल करते हुए, ताकि जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, वो अंडर डेवलप कंट्रीज की या डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प भी करे। और एक ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न सिर्फ हमारी हुकूमतों की, सूबाई हुकूमतों की या वफाकी हुकूमतों की, बल्कि ये इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट्स हैं, इंटरनेशनल जो इदारे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है। तमाम एनजीओज और इंटरनेशनल जो एनजीओज हैं उनकी जिम्मेदारी भी है और सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी भी है। और ऑप्टिमिस्टिक एंडिंग पे इस टॉपिक को, इस ऐसे को हम कंक्लूड करेंगे कि अगर हम टाइमली मैयर्स लें तो पाकिस्तान का जो क्लाइमेट चेंज का जो मसला है इसको हम खत्म करके पाकिस्तान को एक क्लाइमेट रेजिलिएंट कंट्री बना सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि अगर क्लाइमेट चेंज के ऊपर टॉपिक ऐसे आता है तो आप इसको कैसे टैकल करेंगे। एक पैराग्राफ आपका होगा इंट्रोडक्शन के ऊपर, एक पैराग्राफ आपका होगा पाकिस्तान की जो वल्नरेबिलिटी है क्लाइमेट चेंज इश्यूज की वजह से, उसकी वजह है ज्योग्राफी और पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन और पाकिस्तान की वीक एडेप्टेबिलिटी। और हमने अगर 4 चैलेंजेस या 5 चैलेंजेस लिखे हैं, इनमें से आप कोई भी 3 चैलेंजेस लिख सकते हैं जो आपको बेहतर लगते हैं। कोई से 3 चैलेंजेस उठाए, वो लिख ले, 3 के सब आउटलाइन बनाए। मेन आउटलाइन होगी हमारी चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, और इसके लिए आप 3 फिक्रे लिखेंगे, 3 सेंटेंसेस लिखेंगे। क्लाइमेट चेंज इज कॉजिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड नेचुरल डिजास्टर, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अगर आप 3 पॉइंट लिखेंगे तो इसके ऊपर 3 पैराग्राफ लिखने होंगे आपको। इसी तरह अगर सोल्यूशन की बात करेंगे तो वे फॉरवर्ड के ऊपर आप कोई से 3 पैराग्राफ, कोई सी 3 सब आउटलाइन जहां से पिक कर लें। तो जब 3 सब आउटलाइन देंगे, 3 सेंटेंसेस देंगे, तो इसका मतलब है आप वे फॉरवर्ड के ऊपर भी 3 पैराग्राफ लिखेंगे और एक पैराग्राफ आपका होगा कंक्लूजन का। तो कंक्लूजन का एक पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ होंगे आपके सॉल्यूशंस के, 4 हो गए, और 3 पैराग्राफ होंगे आपके चैलेंजेस के, 7 हो गए, और एक पैराग्राफ आपका पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी के ऊपर, और एक पैराग्राफ होगा आपका इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो ये हो गया आपके 9 पैराग्राफ। आपके 9 पैराग्राफ होंगे और आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा कि आप 5 से 7 मिनट लगाते हुए, 8 मिनट लगाते हुए एक पैराग्राफ के ऊपर आप 90 मिनट में बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। इसके हवाले से कोई भी आपका कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई एम्बिग्यूटी हो, या कोई भी फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में आप मुझे आपकी फीडबैक का और आपकी आरा का इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।